हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा साइंस के बारे में। क्लास 9th के जो नई एनसीईआरटी बुक आई है, उसी बुक के अकॉर्डिंगली हम कुछ कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ बायोलॉजी के बारे में, जिसका टॉपिक है एक्सप्लोरिंग सेल्स इन डिटेल। यानी कि जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 9th में नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, सेल्स वाला, उसी टॉपिक को लेकर के, सेल के टॉपिक को लेकर के हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि एन इंट्रोडक्शन टू ऑब्जर्विंग सेल्स विद ए लाइट माइक्रोस्कोप। जब भी किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है तो कैसे दिखता है, कैसे माइक्रोस्कोप का यूज करके आपको सेल्स को देखना है, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी क्लास में आज बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने फिगर शो करी गई है। तो सबसे पहले बात आती है, आपको क्या करना है, इस फिगर को, इस पिक्चर को गैस करना है कि ये किस चीज की पिक्चर है। Guess the picture. What common vegetable has tissue that look like this under the microscope? एक कॉमन वेजिटेबल है जिसको अगर हम कट करें या उसके टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप के में देखें तो वो जो है, उस टिश्यू जो है या उसकी जो पीसेस हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। तो आपको एक हिंट दिया जा रहा है आंसर फाइंड आउट करने के लिए। हिंट है कि दिस वेजिटेबल ग्रो अंडरग्राउंड एंड इज ऑफन यूज्ड इन कुकिंग। और ये जो वेजिटेबल है ये अंडरग्राउंड होती है, यानी जमीन के अंदर ग्रोथ करी जाती है, इसकी कोई प्लांट वगैरह, बेल वगैरह नहीं होती है। और ये साधारण रूप से, मुख्य रूप से कुकिंग करने में यूज करी जाती है, खाना बनाने के लिए यूज करी जाती है। तो देखते हैं अब इसका क्या आंसर है हमारा। इसका आंसर है जी ओनियन। ओनियन एक ऐसी वेजिटेबल है जिसकी के पीसीस को या उसके पीसीस के टिश्यू को हम माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो आपको जैसी फिगर अभी दिखाई गई थी उसी प्रकार से फिगर आपको शो होगी माइक्रोस्कोप में। तो यू गेट इट राइट। आपने क्या करा, सही आंसर इसका गैस करा है। यू गेट इट राइट। इट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ एन ओनियन, स्पेसिफिकली इट्स रूटेड टिप। साधारण तौर पर जब ओनियन यानी कि प्याज के रूट टिप, जड़ की टिप को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इसी प्रकार से दिखाई देता है। Scientists and researchers use microscope to see objects and structures too small to be visible to the naked eyes. साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और जो शोधकर्ताएं हैं, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और रिसर्चर जो हैं, वो माइक्रोस्कोप का उन सभी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और हम अपनी खुली आंखों से आसानी से उसे नहीं देख पाते हैं। तो अपनी आंखों से हम आसानी से उसे देख पाए, ऐसा करने के लिए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और रिसर्चर्स जो हैं, जो शोधकर्ताएं हैं, वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आगे बात आती है आपकी, टुडे यू विल लर्न अबाउट डिस्क्राइब व्हाई सेल्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब हम अपने आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जिनको हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो इस प्रकार हैं कि डिस्क्राइब व्हाई सेल्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहे जाने वाला जो एक वर्ड है बायोलॉजी में, सेल, उसको, सेल को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा गया है, इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है नेम द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के द्वारा किसी भी इस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को नेक्ड आइज के द्वारा विजिबल करने के लिए यूज किया जाता है, उस माइक्रोस्कोप के पार्ट्स का नाम हम पता करेंगे। और ये भी हम जानेंगे कि यदि उसी माइक्रोस्कोप को अगर हमें यूज करना हो
हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग थिंग। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग थिंग के लिए, किसी भी जीवित वस्तु के लिए सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, सभी प्रकार के जीवित प्राणियों के लिए ये एक बेसिक, मुख्य रूप से फंडामेंटल ब्लॉक का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट या उसकी बॉडी की ग्रोथ जब तक संभव नहीं है, जब तक उसकी बॉडी में सेल नहीं पाए जाएंगे। अब जब सेल इतना इंपॉर्टेंट है तो सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जो 9th क्लास में हमें पढ़ने हैं। पहला आता है प्लांट सेल, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। और सेकंड आता है आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेल की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आता है व्हाट इज सेल। सेल के बारे में कुछ और डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सेल क्या होता है? ए लिविंग थिंग may be made of one cell or called as unicellular organism। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी का ग्रोथ या उसका डेवलपमेंट जब भी संभव है जब उसकी बॉडी में सेल की बनी हुई हो, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल का बना हुआ है उसको भी दो प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है। पहला आता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक ही सेल के बने हुए हैं। दूसरा आता है मैनी सेल्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सभी ऑर्गेनिज्म जो जिनमें मल्टीपल सेल्स इंक्लूड हुए हैं, उनकी बॉडी को डेवलप करने में, उनकी बॉडी को ग्रोथ करने में मल्टीपल सेल्स का यूज किया गया। अब मैं आपको एग्जांपल्स की बात करूंगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जांपल है वो अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें केवल एक ही सेल पाया जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी चीजें ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। अब कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। एक फैक्ट इन्होंने यहाँ पर शो करा गया है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो ये है कि ह्यूमंस हैव अबाउट 37.2 ट्रिलियन सेल्स। ये बताया गया है कि किसी भी मनुष्य के शरीर में लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतनी ज्यादा संख्या में एक मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बींग के शरीर में, बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स हैं। तो इसी वजह से ह्यूमन बींग्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड आता है यूगलिना। जैसे मैंने अमीबा, पैरामीशियम का नाम दिया था, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल भी है यूगलिना। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप इनका यूगलिना का जो स्ट्रक्चर है वो देखने में कैसा लगता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूगलिना में जो है केवल केवल एक ही सेल पाया जाता है, वो ये है। बाकी ये सारी चीजें जो भी आपको दिख रही हैं ये अदर पार्ट्स हैं उसकी, ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्लास में। तो इसमें एक ही सेल पाया जाता है, इसी वजह से इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात आती है हमारी डिस्कवरिंग द सेल, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। Who coined the term cell and how did he discover it? सेल जो वर्ड है, जो टर्म है सेल, वो किसने दिया था और जो सेल की डिस्कवरी करी, खोज करी गई, वो किसके द्वारा करी गई। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर ये है, यानी कि सेल के बारे में भी अभी हमें अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारी चीजें
पर अभी हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वो हम अपनी आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो अभी हमें केवल यहाँ पे ये जानना है कि सेल जो वर्ड है, जो टर्म है, वो किसके द्वारा सबसे पहले दुनिया को दिया गया था और सेल की खोज किसने की थी। देखिए क्या जो जी इसका आंसर आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की खोज करी, या आप कह सकते हैं जिन्होंने सेल शब्द को पहली बार दुनिया के सामने यूज करा। रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में 1665 में दुनिया के सामने पहली बार सेल नाम की टर्म का यूज करा था। While observing plant cells, he marveled at how similar they looked to the cells in monasteries. जब वो प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, ये तो खैर बाद में डिस्कशन हुआ कि वो प्लांट सेल था, ठीक है। तो जब प्लांट सेल्स को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, प्लांट्स के सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मोनेस्ट्रीज में जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, देख सिमिलर हैं। एट दैट टाइम, उस समय, रॉबर्ट हुक वाज एक्चुअली लुकिंग एट द सेल वॉल्स ऑफ द कोर्क सेल्स। रॉबर्ट हुक उस समय वास्तव में सेल की वॉल्स को देख रहे थे, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। जो आपका ये ग्रीन कलर का ये चीज दिखाई गई है, मेम्ब्रेन, ये आउटलाइन है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो उसको वो हम फोकस कर रहे थे और देख रहे थे कि जितने भी प्लांट वहां पे मोनेस्ट्रीज में रखे हुए थे, उन सभी प्लांट्स के सेल्स एक जैसे देख लग रहे थे, उन सभी की जो सेल वॉल थी वो सिमिलर थी, एक जैसी थी। तो बात आती है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोस्कोप, जिस माइक्रोस्कोप का यूज करके उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया था, उस माइक्रोस्कोप के बारे में भी हमें कुछ जानकारी लेनी चाहिए। उस माइक्रोस्कोप का यूज करके उन्होंने सेल्स के बारे में जो थ्योरी पब्लिश करी है, जो एक्सप्लेनेशन दी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल साइज कैन वेरी फ्रॉम अबाउट 0.001 मिलीमीटर टू 0.1 मिलीमीटर लॉन्ग। यानी कि उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने के बाद पता लगा कि जो सेल का साइज होता है वो 0.001 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक का होता है। ये सेल की रेंज है, यानी कि 0.001 मिलीमीटर से छोटा नहीं होगा और 0.1 मिलीमीटर से बड़ा नहीं होगा। टू सी सेल्स अप क्लोज वी यूज ए माइक्रोस्कोप। सेल्स को बहुत ही ज्यादा डीपली स्टडी करने के लिए या पास से देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया। इट प्रोवाइड्स ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड सैंपल। जिन ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को मैग्नीफाइड रूप में लार्ज इमेज में देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है हमारे सामने पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। जिस माइक्रोस्कोप का यूज करके उन्होंने सेल को ऑब्जर्व करा और उसकी स्टडी करी, तो उन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में कुछ जानकारी हमें भी होनी चाहिए। तो उस माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में यहाँ पे जो आपको सभी पार्ट्स पे एरो लगाए गए हैं, जैसे ये आपको लगाया गया एरो, ठीक है, ये एरो लगाया गया है यहाँ पे ये सभी क्या है, जहाँ जैसे जैसे आपको जहाँ पे एरो लगाए, वो सभी ना सभी क्या है, माइक्रोस्कोप के मेन पार्ट्स हैं। उन मेन पार्ट्स के जो नेम्स होंगे वो यहाँ पे पजल्स की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आपको क्या करना है, यदि आपको जानकारी है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ से सही नेम पिक करना है और उस पार्ट के आगे मेंशन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में, कौन सा पार्ट नेम कौन से क्या होता है। तो पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, टू यूज द माइक्रोस्कोप वेल यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट्स मेन पार्ट्स। माइक्रोस्कोप को अच्छे से यूज करने के लिए आपको उसके मुख्य पार्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
तो देखिए जो ये है आपको ऊपर अपर वाला पोर्शन है, ये चीज ये आई पीस है जहां से आप देखते हैं किसी भी चीज को, माइक्रोस्कोप में जिस चीज को भी आप देखना चाहते हैं। ये कोर्स एडजस्टमेंट व्हील है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसकी इमेज कितनी शार्प बन देखना चाह रहे हैं, फाइन मतलब उसकी फिनिशिंग जो है क्वालिटी या फाइन क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं, वो इसके व्हील के द्वारा एडजस्ट करी जाती है, फाइन एडजस्टमेंट व्हील। और कई बार जो मैग्निफिकेशन होता है वो इससे भी जो है क्या करा जाता है, एडजस्ट करा जाता है। ये रोटेटिंग नोज होती है, यानी कि आप जो ऑब्जेक्ट इसके नीचे रखेंगे, ये जो पार्ट है ये वाला जो है नोज होती है, इसके नीचे जो ये पाइप आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इस लेंस के नीचे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस ट्रे पे रखा जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। और इस लेंस के द्वारा और या इस लेंस के द्वारा आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अगर आपको जो ऑब्जेक्ट है नहीं दिख रहा, या आपको ऊपर नीचे दिख रहा, क्लियर इमेज नहीं आ रही है, तो या तो फाइन है या तो एडजस्टमेंट व्हील के द्वारा उसको फाइन करेंगे। अगर क्लियर नहीं है तो अगर ऑब्जेक्ट की इमेज पूरी नहीं आ पा रही है तो लेंस को रोटेट करेंगे। ये जो आपको स्टेज बताया गया, ये जो ट्रे है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी इमेज आप देखना चाहते हैं। ये अपर्चर है, यानी कि लेंस का होता है, ये पार्ट होता है, लेंस का एक पार्ट होता है जिससे हमारी इमेज बनती है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। और मिरर या लाइट सोर्स होता है, यानी कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें लाइट कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट पे लाइट कैसे जाएगी, जो यहाँ पर ट्रे पर रखा हुआ वो इमेज कैसे बनाएगा आपके आई पीस पर, ये सारी चीजें होती हैं जिस तरीके से माइक्रोस्कोप काम करता है। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइन इमेज को, लार्ज इमेज को देख पाते हैं और उसकी स्टडी कर पाते हैं। तो हमें इस माइक्रोस्कोप को कैसे यूज करना है इसके बारे में भी कुछ स्टेप्स हैं। इफ यू हैव नेवर यूज्ड लाइट माइक्रोस्कोप बिफोर, दिस हैंडी गाइड विल एक्सप्लेन हाउ इट इज डन। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको माइक्रोस्कोप को किस तरीके से यूज करना है। यदि आपने पहले कभी माइक्रोस्कोप को यूज नहीं करा है तो आपको माइक्रोस्कोप को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो टर्न द लाइट माइक्रोस्कोप ऑन, सबसे पहले माइक्रोस्कोप को ऑन करना, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया है कहाँ से ऑन करना है। मूव द मिरर टू रिफ्लेक्ट द लाइट अप towards the eyepiece and check that the aperture is wide open। ऑन करने के बाद माइक्रोस्कोप को की लाइट को ऑन करने के बाद आपको चेक करना है कि उसके आई पीस पर और उसके अपर्चर पर लाइट सही प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। सेकेंड स्टेप आता है टर्न द रिवॉल्विंग नोज पीस सो द लोवेस्ट ऑब्जेक्टिव लेंथ इज पॉइंटिंग डायरेक्टली डाउन, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की के स्ट्रक्चर को आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साइज को ध्यान में रखते हुए आपको नोज पीस को रोटेट करना है, जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज प्रॉपर तरीके से आई पीस के द्वारा जो है स्टडी करी जा सके, ऑब्जर्व करी जा सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब आता है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या, प्लेस योर स्पेसिमेन ऑन टू द स्टेज, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को भी आपको देखना है उसको आप चिमटे की हेल्प से उसे स्टेज पर रखेंगे। ध्यान रखें फिंगर्स का या हैंड का डायरेक्टली यूज नहीं करना है। स्टेज 4, look into the eyepiece and slowly rotate the coarse adjustment wheel to bring your specimen into focus। जैसे आपने स्टेज पर ट्रे पर अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, आप आई पीस को देखते रहिए और धीरे धीरे कोर्स एडजस्टमेंट व्हील को रोटेट करिए जब तक उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की, जो भी जिस लेवल पर भी आप उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की इमेज को देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जब तक वो फाइन क्वालिटी की आपको शो ना हो जाए, तब तक आप धीरे धीरे कोर्स एडजस्टमेंट व्हील को रोटेट करते रहिए और उस पर फोकस बनाए रखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आते हैं, स्टेप नंबर 5, slowly rotate the fine adjustment wheel until you obtain a clearer image of
योर स्पेसिमेन। जब तक आपको अपने ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर की क्लियर इमेज नहीं मिल जाती है, जब तक आप धीरे धीरे एडजस्टमेंट व्हील को रोटेट करते रहिए और आई पीस से उस पर फोकस बनाए रखिए, देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। और स्टेप नंबर 6 से आपका एग्जामिन एंड एक्सप्लोर योर स्पेसिमेन होल्डिंग स्टिल और मूविंग द स्लाइड स्लोली विद योर थंब। ग्लव्स यूज पहन के अपने स्लाइड को बहुत ही धीरे धीरे मूव कर सकते हैं, स्लाइड करवा सकते हैं, खिसका सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे, मिरर के नीचे, और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 7 है, वंस यू हैव सीन इनफ स्विच टू द मीडियम एंड हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे आप उस जिस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, आप उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं, उसकी इमेज फाइन क्वालिटी में बन पाती है, आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। उसके बाद आपको मीडियम और हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस की मीडियम और हाई पावर के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। यूज द फाइन एडजस्टमेंट व्हील टू ब्रिंग द स्पेसिमेन इनटू फोकस एज नेसेसरी। यदि आपको हाई पावर के साथ अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो आप फाइन एडजस्टमेंट व्हील को रोटेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यदि आपको मीडियम पावर के साथ वर्क करना है तो फाइन कोर्स एडजस्टमेंट व्हील को रोटेट करेंगे। और जब आप रोटेट करेंगे और जब आप उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे और स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे, वो जो सेल था, उस सेल का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार था, जिसको हम प्लांट सेल का नाम देंगे, या उनका स्ट्रक्चर है प्लांट सेल। अब बात कुछ आगे आती है, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट। अभी जो हमने अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को स्टडी किया, अब बात ये आती है कि उस ऑब्जेक्ट के जो लाइट रेज हैं वो हमारे माइक्रोस्कोप की आई पीस तक कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे हम उसको देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लाइट कैसे पहुंच रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार एग्जाम में, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट। तो लुक एट द डायग्राम ऑफ ए माइक्रोस्कोप शोन हियर। आपको जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिखा रखा है उसको जरा ध्यान से देखिए। यूजिंग योर फिंगर, अपने फिंगर का यूज करें। ट्रैक द पाथ ऑफ द रेज ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स टू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आईज से अपने फिंगर का यूज करते हुए लाइट के पाथ को ट्रैक करिए इन लाइन विद योर आंसर अबव। आपको जो ऊपर क्वेश्चन है उसका जब आप लाइन में चलेंगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर स्पेसिमेन टू बी वेरी थिन। और यही क्यों जरूरी है कि जो स्पेसिमेन है, इनकी जो ऑब्जेक्ट है वो काफी पतली लेयर में हमें ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे रखना है। इन सभी का आंसर भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अब मिलेगा। तो ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट, जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपका मिरर लगा हुआ था, यहाँ से लाइट रे आती है, ये अपर्चर पे जाती है, अपर्चर से फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी और यहाँ से होते हुए आपकी आई इस तक पहुंचती है। तो लाइट रे गो थ्रू द अपर्चर टू द स्पेसिमेन। अपर्चर से स्पेसिमेन तक पहुंचती है, यानी कि ऑब्जेक्ट तक पहुंचे जो आपकी स्टेज पर या ट्रे पर रखा होगा, तो द ऑब्जेक्टिव लेंस, वहां से ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा आई पीस तक पहुंचती है एंड इनटू द आई, और उसके बाद हमारी इमेज आईज पर, ऑब्जर्वर की आईज पर रिफ्लेक्ट डालती है, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा उस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। बट रिमेंबर, ध्यान रखें कि लाइट रेज बेंड एज दे पास थ्रू द लेंसेज allowing the image to be magnified। परंतु ध्यान रखें कि जो लाइट रेज हैं वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है जैसे ही वो लेंस के द्वारा
पास होती है, लेंस के थ्रू पास होती है, वो लाइट रे बेंड हो जाती है। आप इसमें अभी ज़्यादा फोकस नहीं करिए कि वो कैसे बेंड होती है। ये हमारा फिजिक्स का कंसेप्ट है। जब फिजिक्स में हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विच अलाउ द इमेज टू बी मैग्नीफाइड, और बेंड होने की वजह से ही स्पेसिमेन की जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बनती है, लार्ज साइज में बनती है, और वो आई पीस के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। The main idea of a light microscope is for light rays to go through the specimen. माइक्रोस्कोप को यूज करने का जो, या उसकी जो लाइट का पाथ को ट्रैक करने का जो आइडिया हो केवल ये है कि स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, यूजर के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जाता है या स्टडी करी जाती है, उस तक लाइट रेज कैसे पहुंचती है। तो सो स्पेसिमेन मस्ट बी थिन इनफ फॉर द लाइट टू पास थ्रू, जिससे कि ऑब्जर्वर ये इंश्योर रहे नेक्स्ट टाइम से जब वो किसी भी स्पेसिमेन को के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाहे तो उसकी जो लेयर है बहुत ही थिन, बहुत ही पतली होनी चाहिए, अदरवाइज उस स्पेसिमेन के द्वारा लाइट रे पास नहीं होगी और आप उस स्पेसिमेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। Welcome to the lab, my new apprentice. I'm absolutely thrilled to have you here today. We are going to dive deep into some fascinating source material to completely demystify the tiny biological factories that make up literally everything alive, including you. We're going to explore exactly why these microscopic structures are considered the fundamental units of all living things. And as you'll see, they operate with the exact same precision as a high-tech modern manufacturing plant. So let's just jump right in. I want you to imagine the early Earth, right? About 3.5 billion years ago. It was definitely not the comfortable planet we know today. Scientists widely agree that life originated in water, and some researchers actually believe it started in incredibly extreme, changing environments, like small, literally boiling pools of water. Take the hot springs of Puga Valley in Ladakh, for instance. Even in a freezing climate, the water there is boiling. The organisms thriving in these blistering hot springs are mostly heat-loving unicellular bacteria called thermophiles. And studying these hardcore survivors gives us a really remarkable window into how the very earliest cells on our planet managed to form. All right, here's our lab manual for today. First, origins of early life. Then, discovering the microscopic world. Next, prokaryotic versus eukaryotic cells. Then we'll cover the tiny living factory, followed by cell membranes and osmosis, and we'll wrap up with cell growth and division. Okay, section 1, origins of early life. Now, scientists from the Birabal Sahni Institute of Paleosciences made a really fascinating discovery. While studying these boiling hot springs, they noticed that calcium carbonate actually formed very rapidly around them. These mineral deposits essentially acted like a giant physical shield against harmful radiation and those crazy extreme environments. This protection might have been exactly what those fragile early organic molecules needed to safely form the very first protective barrier, which is a cell membrane. And honestly, that tiny barrier is exactly what defines a cell. Moving right along, section 2, discovering the microscopic world. Looking at the scale of life really highlights our visual limits as humans. I mean, we can easily see a human, a chicken egg, or maybe even a tiny fish egg without any help. But to explore structures as infinitesimally small as plant cells, viruses, or individual atoms, we actually had to invent tools that push way, way past the limits of our natural biology. And that brings us to a total game changer in the lab. Back in 1665, Robert Hooke used a self-designed microscope to look at a thin slice of cork. He saw these tiny box-like compartments and decided to name them cells. Today, we use light microscopes just like this one all the time in school laboratories. By stacking an eyepiece and an objective lens, we can use visible light to magnify objects hundreds of times larger than real life. It reveals a whole structural world our eyes can never catch on their own. But to go even deeper, we have to bring out the heavy artillery, powerful electron microscopes. Instead of light, these incredible instruments shoot super precise beams of electrons. This reveals absolutely stunning nanometer-scale details. We're talking 1/1000th of a meter that are just completely invisible to standard light microscopes. This is how we actually see the intricate, hidden architecture of a cell's internal organelles. Okay, now it's your turn for some interactive lab work. If we were looking through a microscope right now, how would we know how big a cell actually is? Well, it's just some simple math. First, you grab a transparent ruler and measure the microscope's circular field of view in millimeters. Second, multiply that by 1,000 to convert it into micrometers.
Third, let's pop in a slide, maybe an onion peel, and literally count how many cells fit across that diameter line. Finally, you just divide the total micrometers by the number of cells. So, if our field is 5,000 micrometers across and we count 25 cells, boom, each cell is exactly 200 micrometers wide. Pretty cool, right? All right, Section 3, Prokaryotic versus Eukaryotic cells. When we categorize this microscopic world, we basically see two very distinct blueprints for life. On one hand, we have simple, primitive prokaryotic cells like bacteria. They're incredibly tiny, usually between 1 and 10 micrometers, and they totally lack a well-defined nucleus. Their genetic material just kind of floats in a region called the nucleoid. On the other hand, we have eukaryotic cells. These are much larger, around 10 to 100 micrometers, and they are packed with complex, membrane-bound organelles, plus a true, fully protected nucleus. You, me, the plants outside, fungi, we are all entirely made of these complex eukaryotic cells. On to Section 4, the tiny living factory. Think about it this way. Every factory needs a boss, right? Well, the nucleus is our factory's ultra-secure command center. It's surrounded by a double-layered nuclear membrane filled with these tiny pores that carefully act as security gates, controlling what enters and exits. Deep inside sits the nucleolus, a dense, round body that actually directs the assembly of ribosomal subunits. More importantly, it completely protects the vital coded instructions, your DNA, that dictate every single thing the cell factory will ever do. Next up on the factory floor is our manufacturing department, the endoplasmic reticulum, or just ER for short. The rough ER is studded with ribosomes to manufacture essential proteins, while the smooth ER handles making fats and hormones. Once those are manufactured, the products get sent over to the Golgi apparatus. Think of the Golgi as the cell's main post office. It modifies, sorts, and packages all these proteins and lipids into tiny little vesicles, basically boxing them up and shipping them exactly where they're needed. Of course, absolutely none of this heavy machinery runs without power. So let's talk about the power plant, the mitochondria. These organelles are so fascinating. They have a smooth outer membrane, but their inner membrane is folded into these intricate finger-like projections called crista, which maximizes their surface area. This is where glucose is broken down through cellular respiration to release ATP, adenosine triphosphate. This ATP is literally the chemical energy currency that pays for our factory to run. All right, pop quiz time. Let's do a quick think, pair, share, pause. Based on what you now know about cellular structures, what do you predict happens to animal cells, say a swab of your own cheek cells, if we were to drop them into a highly concentrated sugar water solution right here in the lab? Take just a second and really think about it. Well, if you guessed that they would shrink up, you hit the nail on the head. Because animal cells lack a rigid outer cell wall, they rapidly lose their internal water to that concentrated sugar solution and just shrivel right up. Now, a plant leaf cell, on the other hand, relies heavily on its tough outer cell wall. While the inside of a plant cell might still lose water in that same solution, the rigid wall maintains the cell's overall structural shape. And that's absolutely vital for a plant's physical survival out in the harsh elements of nature. Which leads us perfectly into Section 5, cell membranes and osmosis. Take a really close look at the selectively permeable cell membrane. Biologists call its structure a fluid mosaic model. Imagine a bustling fluid sea of lipids with these big protein ships just floating right through it. This structure doesn't just let any random thing inside. It acts like a strict security checkpoint, tightly controlling which molecules are allowed to pass through, keeping the internal environment totally safe while letting essential nutrients in and booting the waste out. So, it's lab time again. I want you to pause and predict the outcome of this classic osmosis experiment. We have two beakers here. We're placing some potato slices into pure, dilute water in beaker A and into a highly concentrated sugar water solution in beaker B. What do you think? Will the potatoes gain or lose weight in these different environments over time? And the results brilliantly illustrate the whole principle of osmosis. Osmosis is simply the diffusion of water across that selectively permeable membrane we just talked about. Water naturally moves from where there's a lot of it to where there's less of it. So in the dilute, pure water of beaker A, water rushes straight into the potato cells, completely puffing them up and increasing their weight. But in beaker B, that sugar water is super concentrated outside the cell, so water is forcefully pulled out of the potato to balance things out. That causes the potato to drastically lose weight. Finally, let's wrap up with Section 6, cell growth and division. Watch closely as these healthy animal cells grow and divide in a highly controlled way. Step 1.
They multiply specifically to replace damaged or dead cells. Step 2. They exhibit a fascinating phenomenon known as contact inhibition. Basically, the moment a dividing cell physically touches its neighboring cells, it hits the brakes and just stops growing. This built-in braking system is absolutely crucial because when cells lose this control mechanism, they just keep dividing uncontrollably, and that's exactly what leads to the formation of tumors. To conclude our lab session today, I want you to consider this mind-blowing fact. Cells also have natural, genetically regulated ways of purposefully dying just to maintain balance in your body. It's called programmed cell death. During human embryonic development, it's this exact process of selective cellular destruction that eliminates the tissue between your fingers. Literally, without your own cells purposefully sacrificing themselves, you would be born with webbed hands. It really leaves us to wonder, what other incredible, unbelievable mysteries are operating inside you, orchestrated by billions of tiny biological factories, right this very second? Keep exploring, and I'll see you in the lab next time. स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे कंटेंट कैसा लगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो समय पर मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।